साइंस क्लासेस बाय गौरव सर। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। भगवान ने हम लोगों को बहुत सारी ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं जिनको महसूस करने के लिए हमें भगवान ने सेंस ऑर्गन्स भी दिए हैं, जैसे पहाड़, पौधे, नदियां, झरने, बहुत सारी अलग अलग अच्छी अच्छी जगहें, खाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन, बहुत कुछ भगवान ने हमें दिया है। लेकिन उन चीजों को महसूस कर पाना, उनको एंजॉय कर पाना केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भगवान की दी हुई इंद्रियां यानी कि सेंस ऑर्गन्स हमारे ठीक से काम करेंगे। इसके अलावा हमें भगवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी और वो चीज दी लाइट के अंदर देखने की क्षमता। यदि हम कोई भी चीज देखना चाहते हैं, हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है किसकी? लाइट की। अगर लाइट नहीं होगी, लाइट कम होगी या बंद हो जाएगी, तो इंसान किसी चीज को नहीं देख पाते हैं। अब हम आज यहां पर यह समझने आए हैं कि लाइट काम करती कैसे है, लाइट क्या होती है और वो क्यों जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए। तो आइए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड दैट इज लाइट। बच्चों लाइट है क्या? अगर बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। यानी कि ऐसी कोई भी पदार्थ, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट खुद की निकल रही हो या कहीं और से लाइट आकर निकल रही हो और वो जब हमारी आंखों पर पड़ती हो तो हम उसको देख पाए, इसीलिए लाइट को हमने एनर्जी का नाम दिया। लाइट इज द एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। इट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये जब हमारी आंखों में पड़ती है, लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है, तो ये सेंसेशन ऑफ विजन यानी कि एक पिक्चर फॉर्म करती है हमारी आंखों में, जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि सामने क्या है। तो आप समझ ही सकते होंगे हमारी आंखें, लाइट, ये दोनों कितनी जरूरी हैं भगवान की दी हुई इस धरती को देखने के लिए, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए। तो वो हम आगे अब समझेंगे। बच्चों बात करते हैं लाइट के बारे में। तो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है, लेकिन एग्जैक्टली वो एनर्जी है, वो काम कर रही है, एग्जैक्टली वो क्या है? तो अगर एग्जैक्टली टेक्निकली हम बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर या फिजिकल साइंस के अंदर हम बात करें, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या होते हैं बच्चों? वैसे तो ये टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स नाम का एक टॉपिक आता है जो हायर क्लास में पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साइंटिस्ट हुए फेराडे, एक साइंटिस्ट हुए ऑस्टर्ड, और ऐसी दो चार और साइंटिस्ट, मैक्सवेल हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ चीजों को इकट्ठा करके पता लगाया। क्या पता लगाया उन्होंने बच्चों? पता लगाया कि दुनिया में जितना भी मैटर है, चाहे वो फिजिकल मैटर हो यानी कि सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, या फिर बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट हो या प्लाज्मा हो, दुनिया में जितना भी मैटर है उसके अंदर से एक तरह की ऊर्जा निकलती रहती है, एक ऑरा निकलता रहता है। हर मैटर में से ये ऑरा दो फॉर्म्स में निकलता है, ये एनर्जी दो फॉर्म्स में निकलती है, एक मैग्नेटिक एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप यहां पर मेरी फिंगर्स को ध्यान से देखेंगे तो मैंने इन्हें आपस में परपेंडिकुलर बनाया है। तो अगर ये मैग्नेटिक एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, ये मैग्नेटिक एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। तो दोनों एनर्जीज आपस में परपेंडिकुलरली निकलती रहती है, और वो भी वेव की फॉर्म में। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही है तो इस तरीके से मैग्नेटिक एनर्जी निकलेगी। तो इधर इलेक्ट्रिक, इधर मैग्नेटिक, या इधर इलेक्ट्रिक और इधर मैग्नेटिक, और इन दोनों एनर्जीज का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में निकलेगा। तो समथिंग लाइक दिस विल फॉर्म। जैसा आप मेरा ये हाथ देख सकते हैं, इसको सबसे पहली बार फ्लेमिंग ने बताया था। फ्लेमिंग ने राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और उसके परपेंडिकुलर होगा क्या? फोर्स या मोशन। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में से दो फोर्सेस निकल रही हैं, दो एनर्जीज निकल रही हैं बेसिकली, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और इनके साथ एक नई वेव बनती है, या इनकी वजह से एक नई वेव बनती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट। तो अगर आप यहां डायग्राम में ध्यान से देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दो रेज निकल रही है, एक रेड कलर की रेज निकल रही है इस तरीके से, और एक ग्रीन कलर की रेज निकल रही है इस तरीके से, और उन दोनों रेज का जो रिजल्टेंट आया वो मैंने एक फ्लोरोसेंट कलर से दिखाया है, जो घूम रही है वेव, वो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द परपेंडिकुलर रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए है ना कि बनी सर ने क्या क्या बोल दिया? बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर से बताता हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेज, इलेक्ट्रिक रेज एंड मैग्नेटिक रेज। इलेक्ट्रिक रेज एंड मैग्नेटिक रेज, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू रेज helps in producing the electromagnetic rays।
इन दोनों को मिलाकर बनी क्या, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब लाइट एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का। इसका मतलब लाइट अकेली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे नहीं है, इसके अलावा और भी रेज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर दिखाती हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, या जो आप अपने टीवी वगैरह में या मोबाइल फोन में यूज करते हैं शॉर्ट वेव्स, एफएम वेव्स, रेडियो का नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव्स जिसे हम बोलते हैं, ये सारी वेव्स किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इवन जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, उसकी जो माइक्रोवेव्स निकलती हैं वो भी एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो लाइट उस बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से केवल एक रेडिएशन है जिसको हम बोलते हैं लाइट। इसे हम लाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से हम चीजों को देख पाते हैं। इस रेज से पीछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की अगर हम बात करें, लाइट रेज से पीछे की बात करें, अल्ट्रावायलेट रेज, या आगे की बात करें इंफ्रारेड रेज, वो हम नहीं देख सकते। तो हम केवल एक रीजन में देख सकते हैं जिसे हम विजिबल रीजन बोलते हैं, जो मैं आपको रिफ्रैक्शन में आके डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल याद करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द साइमल्टेनियस परपेंडिकुलर रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, अब एक एक करके हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों बात करते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या, यानी कि लाइट कैसे कैसे काम करती है। देखिए, लाइट अपने आप में एक बहुत ही विचित्र चीज है। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इट हैज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये अपने आप में पहली प्रॉपर्टी ही विरोधाभास, यानी कि थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल नेचर शो करती है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट कई सालों से, लगभग 150 साल लग गए हम लोगों को ये बात समझने में, और आज भी हम ठीक से नहीं समझ पाए हैं। जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बताया था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है या वेव है। ऐसे ही लाइट के साथ भी आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं हमें समझने में कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो पार्टिकल है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो वेव है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट अब इस बात पे सहमत हो गए हैं कि लाइट डुअल नेचर दिखाती है। जैसे आपके पास डुअल सिम के मोबाइल फोन्स होते हैं ना, जिसमें एक साथ 2 सिम चल जाते हैं, ऐसे ही लाइट भी अपना दोहरा कैरेक्टर यानी कि दोहरा चरित्र दिखाती है। वो कभी पार्टिकल बन जाती है, कभी वेव बन जाती है। हम इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हम हकीकत में ये बोल दें कि लाइट पार्टिकल है, सिर्फ इतनी बात बोल के बात खत्म कर दें, पॉसिबल नहीं है। हम ये बोल दें कि लाइट वेव है, इतनी बात बोल के भी बात खत्म नहीं कर सकते। तो बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत लंबा टॉपिक है जो हम पढ़ते हैं, कि इसमें एक बहुत ही बेहतरीन टाइप की साइंस में, इसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ये अपने आप में उन चीजों की साइंस है जो हम आम तौर पे नहीं देख पाते। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना मानेंगे कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं। इसका मतलब लाइट को खुद ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। आपने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, वेव्स आर ऑफ 2 टाइप, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लाइट्स आर ट्रांसफर वेव व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू फ्लो और टू रेडिएट। ठीक है, अब इसके बाद इस प्रॉपर्टी की अगर हम आगे बात करें, क्योंकि लाइट के पार्टिकल्स ही वेव की फॉर्म में जा रहे हैं, तो हमें पता होता है कि वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होती है। इसके अलावा एम्पलीट्यूड होता है कि कितना वेव ऊपर नीचे जाएगी। इसके अलावा वेव में फ्रीक्वेंसी होती है कि कितना जल्दी 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 वेव हो रही है। और ये सारी चीजें भी हम आगे लाइट की प्रॉपर्टीज में या वेव की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिलहाल लाइट की प्रॉपर्टीज में बस हमें इतना याद रखना है क्या, कि लाइट एक वेव है। जो वेव किसकी वजह से बनी है, जो वेव पार्टिकल्स की वजह से बनी है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लाइट ट्रेवल्स और प्रोपोगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर आके फिर एक और कंफ्यूजन बनेगा बच्चों। वो कंफ्यूजन क्या बनेगा कि अभी सर ने ऊपर बताया लाइट इज अ वेव और वो वेव फॉर्म में जा रही है, और हम कह रहे हैं लाइट क्या है, लाइट जो है स्ट्रेट ट्रेवल करती है। अब बच्चों इसको समझिएगा ध्यान से बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, वेव है, पर ऐसा नहीं है कि वो वेव कभी यहां जा रही है और फिर एकदम से वापस हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। नदी है, वो सीधी सीधी बहेगी या टेढ़ी मेढ़ी बहेगी, लेकिन लाइट क्या है तो वेव, पर वो वेव भी सीधी चलेगी, एक सीधे पाथ पे चलेगी। तो उसका जो पाथ है वो सीधा है। वो खुद भले ही वेव है, पर जो पाथ है वो सीधा है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई मॉडल होते हैं या मेल या फीमेल मॉडल होते हैं, वो रैंप पे रैंप वॉक करते हैं, तो रैंप जो होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन उस पर मॉडल आगे पीछे थोड़ा बहुत हिलते जुलते रहते हैं, ताकि वो मॉडल की तरह लगे। ऐसा ना लगे कि कोई टीचर खड़ा हुआ है ना, जैसे हम लोग बेचारे सीधे सीधे खड़े होकर तुम्हें पढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा लटकते झटकते हुए जाते हैं, लेकिन जाते कहां पर है, सीधे रैंप पे। तो सीधे रैंप पे चल रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट पाथ है, लेकिन चल कैसे रहे हैं, चल रहे हैं लहराते हुए, तो वेव फॉर्म है। तो लाइट भले ही वेव फॉर्म है, लेकिन वो चलती कैसे है, सीधे पाथ पे। इसका
हम एक्सपेरिमेंटली कैसे पता लगा सकते हैं? मान लीजिए आपने क्या करा, एक कैंडल ब्लो करी और कैंडल ब्लो करने के बाद आपने उसके पास 2 3 4 ऑब्स्टेकल्स लगा दिए और उन ऑब्स्टेकल्स में आपने क्या करा, होल कर दिया। अब जब आप लाइट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइट सिर्फ उस होल से पास होती हुई दिखाई देगी और वो केवल और केवल तब दिखाई देगी जब सारे के सारे होल्स आपस में एक दूसरे के सामने इंक्लाइंड होंगे, एक दूसरे के सामने ही रखे होंगे। अगर वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो आप नहीं देख पाएंगे। इसका एक और एग्जांपल है पिन होल कैमरा, या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि शैडो का प्रोड्यूस होना। फॉर एग्जांपल आप जब सन के सामने खड़े होते हैं तो लाइट आपके सामने आती है और पीछे आपकी शैडो बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस जगह पर लाइट आपके ऊपर पड़ी उस जगह पर लाइट पीछे नहीं जा पाई। अगर पीछे जाती है तो शैडो बनती ही नहीं। कैसे? आपकी बॉडी पर लाइट आई और फिर घूमती हुई ऐसे पीछे चली गई, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए वहां पर शैडो बन जाती है। सो व्हाट वी कैन से दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और एग्जांपल बताता हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। आपने एक कमरे में लाइट या कोई बल्ब ग्लो करा और आपके दूसरे कमरे में रोशनी हो गई, इज इट पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस कमरे में ग्लो करा केवल वही सीधी सीधी फैल रही है। ऐसा तो है नहीं कि विंडो से निकली फिर दूसरे कमरे में गई और फिर तीसरे कमरे में जाकर पूरे घर को रोशन कर दिया। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो जहां तक लाइट जा सकती है सीधे सीधे बस वहीं तक जाती है। जबकि साउंड की बात करें तो अगर हम एक रूम में कोई बात बोल रहे हैं या टीवी चल रहा है या कोई भी म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तो दूसरे रूम में उसकी साउंड आ जाती है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट साउंड कैन ट्रेवल इन एनी पाथ बट लाइट कैन ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट पाथ। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है लाइट की। लाइट दुनिया की एक इकलौती ऐसी चीज है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि हम तो सिर्फ लाइट पढ़ रहे हैं पर और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जो अब तक की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। इससे ज्यादा तेज इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। और लाइट की स्पीड कितनी है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। इसको अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में देखें तो 297489978 मीटर पर सेकेंड। आपको इतना याद नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद करनी है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड। और यही स्पीड आपके माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स की है। यही स्पीड हमारे पास जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उसकी भी है, इंफ्रारेड रेज की भी है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की स्पीड सेम होती है जो लाइट की स्पीड है। बस हम लाइट को देख पाते हैं और बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को हम नहीं देख पाते, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। हालांकि ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही समझ ली कि लाइट खुद पार्टिकल है तो उसे पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो लाइट इसीलिए वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है, यानी कि सन से जो अर्थ तक लाइट आ रही है उसके बीच में वैक्यूम है, फिर भी लाइट वहां से यहां आ जाती है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। सोचिए अगर सन से यहां तक आवाज साउंड भी आ सकती होती तो आप डेली पता नहीं कितने ब्लास्ट की आवाज सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सन में लगातार हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट कर रही है, वहां पर एटॉमिक बम बार बार एटॉमिक बम फट रहे हैं। ऐसे एटॉमिक बम फट रहे हैं जो हर सेकंड में एक एटॉमिक बम इतना बड़ा फट जाता होगा जो शायद पूरी गैलेक्सी को खत्म करने के लिए काफी होगा। तो उतनी तेज आवाज भी होती होगी, पर वो आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम स्पेस में से आती हुई चीजों की आवाज बहुत मुश्किल से या ना के बराबर हम सुनते ही नहीं है। सच बात तो ये है कि स्पेस से आने वाली आवाजें हमें सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि बीच में वैक्यूम आ गया। फिर हमें कौन सी आवाज सुनाई देती है? सर हमें बिजली तो कड़कती हुई सुनाई देती है। वो बिजली स्पेस में नहीं है, वो हमारे ही एटमॉस्फेयर में, वहां पर एयर है। तो साउंड कैन ट्रेवल इन एयर, साउंड हैज टू ट्रेवल इन एयर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, एनीथिंग, बट लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। लाइट को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो चांद तारों की लाइट हो, चाहे वो किसी भी चीज की लाइट हो, लाइट कहीं से कहीं तक भी ट्रेवल कर सकती है। और उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बात या अमेजिंग बात बताता हूं जो इस टॉपिक से हटकर है, और वो क्या कि जब हम किसी भी चीज को, बहुत दूर की चीज को नापते हैं तो दूर की चीज को नापने के लिए हमें लेंथ की यूनिट की यूज करनी पड़ती है। तो कौन सी यूनिट यूज करें? मीटर, किलोमीटर, माइल्स? हम यूज करते हैं लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। हमें लगता है टाइम की यूनिट होगी, इसमें ईयर आ रहा है, नहीं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। इसका क्या मतलब है कि एक साल में लाइट जितना समय चीज ट्रेवल करेगी, एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो डिस्टेंस कहलाएगा लाइट ईयर। अब सोचिए हमारे से तारे जो हैं, यानी कि स्टार्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमसे कहीं हजारों लाइट ईयर दूर हैं, यानी कि वो हजारों साल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके वहां तक हम जा पाएंगे, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से लाइट को हम यूनिट में भी यूज करते हैं लाइट ईयर के नाम से। अगली प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों तो इट एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा। अब ये क्या है? देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो आपको डिटेल में पढ़ना है, हालांकि पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस आपको क्लास 11 से 12 में पढ़ना है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे मेनली किसके बारे में? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में। ये क्या होता है? इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और
रिफ्रैक्शन की बात करें तो इट इज द मूवमेंट ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। हालांकि हम डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया, पूरा चैप्टर ही आपको यही पढ़ना है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में यानी कि उसका पाथ स्ट्रेट है, भले वो खुद वेव है और उसका पाथ स्ट्रेट है, इसीलिए लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी वजह से वो शेडो भी प्रोड्यूस करती है। अब लाइट की अगली प्रॉपर्टी, लाइट अपने आप में केवल एक ही वेव नहीं है, लाइट अलग अलग, यानी कि व्हाइट लाइट की बात करें जो कि सन से आ रही है, वो अलग अलग कलर्स की लाइट से मिलकर बनी हुई है, अलग अलग वेव से मिलकर बनी हुई है। और व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, जिसको आप विबग्योर यानी कि रेनबो के नाम से भी पहचानते हैं। अगर आप लाइट को किसी प्रिज्म से, व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से क्या करेंगे, पास करेंगे, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और जब वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट या स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ये भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर क्योंकि हम यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट लाइट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जिसमें से हमारे पास कौन कौन से आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। आगे अगली प्रॉपर्टीज की बात करें तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। बच्चों, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है या नहीं निकल रही, हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आपके घर में रखा हुआ टेबल चेयर आपको दिखाई दे रहा है, पर उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है। सन आपको दिखाई देता है, उसकी अपनी लाइट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एमिशन ऑफ लाइट, कि कौन अपनी लाइट एमिट कर रहा है और कौन दूसरों की लाइट लेकर हमें दिख रहा है, इसके बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है बच्चों नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके अंदर चीजें अपनी आप अपनी रोशनी एमिट करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैव देयर ओन लाइट टू एमिट, जैसे कि सन। अगर हम सन की बात करें तो सूरज के पास अपनी खुद की रोशनी है, वो एमिट कर रहा है। बल्ब की बात करें तो बल्ब के पास अपनी रोशनी है, वो अपनी रोशनी एमिट कर रहा है। ट्यूबलाइट हो गए, बल्ब हो गए, सन हो गया, ये अपनी ही रोशनी एमिट कर रहे हैं, इन्हें किसी से रोशनी लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जैसे आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर हो गया, फर्नीचर में सोफा हो गया, चेयर हो गए, टेबल हो गया, कोई भी चीज है, आप खुद भी हो गए, हमारे पास अपनी लाइट नहीं है। हमारे पास लाइट कहां से आ रही है, या तो आपके घर में कोई बल्ब जल रहा होगा, या आप कहीं सन के पास खड़े होंगे तभी आप दूसरे को देख पाएंगे, वरना आप नहीं देख पाएंगे। आपने कैंडल ब्लो करेंगे तब आप दूसरे को देख पाएंगे। तो सन की लाइट आपकी बॉडी पे पड़ी, फिर आपकी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो वो लाइट आपकी बॉडी की नहीं है, वो सन की लाइट है जो आपने यूज करी। तो आप क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस। आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस। यहां तक कि अगर हम मून की बात करें तो मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, मून भी सन की लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमें दिखाई देता है। सो दे आर द रिफ्लेक्टर्स, एक तरीके से ये क्या है, रिफ्लेक्टर हैं। और जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है, एमिटर हैं, ये खुद एमिट कर रहे हैं लाइट, दैट इज व्हाई दे आर एमिटर। लेकिन फर्नीचर, हम, मून, ये सब क्या है, ये दूसरों की लाइट को लेते हैं और फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम सब आ गए किसमें, रिफ्लेक्टर्स में आ गए। अब हम में से कोई अच्छा रिफ्लेक्टर है, कोई बुरा रिफ्लेक्टर है, किसी का चेहरा ज्यादा चमकता है, किसी का चेहरा कम चमकता है, कोई फर्नीचर ज्यादा अच्छा दिखता है, कोई कम दिखता है। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ परसेप्शन, आपका परसेप्शन क्या है और कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब बच्चों, हम ऑब्जेक्ट्स को 3 और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों जिनमें हम आर पार देख सकते हैं, जैसे कि आपका विंडो पेन, खिड़की का जो कांच होता है उसके आर पार आप देख पाते हैं। तो विंडो पेन यानी कि जो कांच है वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, जिससे लाइट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर पार हो जाए, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें लाइट आर पार तो होती है पर बहुत ज्यादा नहीं होती, जैसे नाइट लैंप की बात करें तो हमारे घर में लगा हुआ नाइट लैंप हो गया, बटर पेपर हो गया, इनमें से लाइट पास तो होती है पर कंप्लीटली लाइट पास नहीं हो पाती, इसीलिए इनको बोला जाता है बच्चों क्या, translucent object, those objects which allow the light to pass through them but not completely up to certain extent are called translucent object। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगी, और जब वो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगी तो उसे हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे आपकी बॉडी ओपेक है, एक मूवी आई थी अगर आपको याद हो इंडिया में, मिस्टर इंडिया, तो मिस्टर इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट उस समय पढ़ाया गया था, 80s में पढ़ाया गया था कि अगर आपकी बॉडी से लाइट आर पार हो जाए तो आप दिखाई नहीं देंगे,
आप दिखाई कब देंगे? जब लाइट आपकी बॉडी पर आएगी, रिफ्लेक्ट होके फिर सामने वालों की आंखों में जाएगी, तो सामने वाला हमें देख पाएगा। अगर वो लाइट आर पार हो गई तो हमें दिखाई ही नहीं देंगे। हम क्या हो जाएंगे? हम मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, यानी कि हम गायब हो जाएंगे, हम डिसअपियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर लाइट आर पार हो रही है तो हमें वो चीज बीच में दिखाई नहीं देगी, और आर पार नहीं हो रही तो हमें पता है कि बीच में कोई चीज है, और उसको हम बोलेंगे क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आप क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। घर में जो दरवाजे हैं वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, जनरली लकड़ी के होते हैं। दीवारें ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना? तो ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार आप नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट से थोड़ा आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल आर पार देख सकते हैं। तो हमने बच्चों पहले पढ़े थे क्या? हमने पहले पढ़े थे ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और फिर हमने पढ़े क्या? फिर हमने पढ़े ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स को उनके एमिशन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट्स को उनके अलोइंग ऑफ लाइट के हिसाब से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या इनके डिफरेंस बिटवीन के नाम से 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यही चीजों को आप डिफरेंस में लिख देंगे और यही चीजों को आप डेफिनेशन में लिख देंगे, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब आज बात करेंगे हम इसके बाद सबसे पहले लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, स्प्लिटिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाती है, पर हमारे कोर्स में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको बस सिंपल सी बात समझनी है, बाउंसिंग। बाउंसिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो आप बॉल को बार बार टैप करेंगे। जब आप उसे बार बार टैप करेंगे तो वो धरती पर यानी कि जमीन पर टैप होगी और फिर वापस बाउंस बैक होगी। दिस बाउंसिंग बैक इज समटाइम नोन एज रिफ्लेक्शन। तो जब आप दीवार पे बॉल फेंक के मारेंगे वो वापस आएगी, अगेन इट इज नोन एज क्या? रिफ्लेक्शन। अब यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? When light fall on a highly polished surface, अब यहां पर मैं highly polished क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर कोई चीज ज्यादा पॉलिश है तो ज्यादा रिफ्लेक्शन भी होगा, ज्यादा चमकेगा भी। When a light fall on highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back to the same medium। यानी कि मान लीजिए लाइट हमारी बॉडी पर आई और रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लेकिन वो आर पार हो जाती है तो ये रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता। अब रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जरूरी है? रिफ्लेक्शन होने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जरूरी है? ओपेक जितना ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट तभी बाउंस बैक करेगी। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो बाहर निकल जाएगी ना। तो जितना ज्यादा उसको क्या करना है, हमें बाउंस बैक कराना है, उतना ज्यादा मीडियम कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए, और साथ साथ पॉलिश्ड होना चाहिए। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आगे बात करें कि रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है, तो आइए बच्चों उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके क्या नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, और उसके अंदर आने वाली कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास एक मिरर है, और वो मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस पर एक लाइट की रे आ रही है। सोचिए, इस सरफेस पर एक लाइट की रे आ रही है, और ये रे कहलाती है बच्चों क्या? ये लाइट की रे कहलाती है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, द रे विच स्ट्राइक ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जब हमने इंसिडेंट रे बोला, तो उसके बाद जिस जगह पर ये टकरा रही है, ये वाला जो पॉइंट है जहां ये टकरा रही है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर लाइट रे टकराई वो कहलाती है क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों इसको और अच्छा समझने के लिए आइए हम इसको ऊपर की तरफ से देखते हैं, थोड़ा सा आगे से देखते हैं कि कैसे इसमें काम हो रहा है 3D के अंदर। तो जो पहली लाइट रे आई और पहली लाइट रे यहां टकराई, उसको हमने इंसिडेंट रे कहा। इस इंसिडेंट रे से इस मिरर पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमने बनाई है। इस हाइपोथेटिकल लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और नॉर्मल एक ही बात होती है। सो व्हेन द line is drawn at 90 degree from the point of incidence, it is called perpendicular। और ये लाइट रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो एंगल बना रहे हैं आपस में, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे जो वहां से पड़ी, उसके बाद उसने क्या करा? उसने बाउंस बैक करा, यानी कि रिफ्लेक्शन करा। सो व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन द मिरर, इट विल बाउंस बैक to the mirror, from the mirror, sorry, and then it is called reflected ray। तो इंसिडेंट रे जो आने वाली थी और ये जो गई, ये कहलाई क्या? रिफ्लेक्टेड रे। दोनों के बीच में अभी भी नॉर्मल है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा?
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास बच्चों दो एंगल हुए, एक हुआ हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे का एंगल, और एक हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज रिफ्लेक्टेड रे का एंगल। अब इसके बेसिस पर हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। पहला लॉ क्या है, चाहे कैसा भी सरफेस हो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। वो 60 है तो दूसरा भी 60 हो जाएगा। अब ये एंगल चाहे हम कहीं भी करें, किसी भी सरफेस पे करें, हमेशा याद रखिएगा नॉर्मल से मेजर होंगे। कहां से मेजर होंगे, नॉर्मल से। और दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सिर्फ ऊपर ही बात चल रही है, नीचे लाइट नहीं गई, मिरर से लाइट नीचे नहीं गई, सिर्फ ऊपर ही रही। तो ये कहलाता है बच्चों हमारे पास क्या, ये कहलाता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल डेफिनेशन में पढ़ लिया है। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आगे कैसे काम करेंगे। अब रिफ्लेक्शन भी जैसे मैंने बताया, कोई भी सरफेस हो, आपने मिरर लिया तो वो भी दो तरह का हो सकता है, एक तो मिरर और एक आपकी बॉडी भी तो रिफ्लेक्ट कर रही है ना। तो आपकी बॉडी में और मिरर में क्या फर्क है, मिरर कुछ ज्यादा शाइन नहीं मारता, बिल्कुल मारता है सर, हमारी बॉडी थोड़ा कम शाइन मारती है। तो शाइन मारने के लिए हम क्या करें, बॉडी पे क्या करें, ऐसा तेल लगा लीजिए सर, है ना, थोड़ा शाइनी हो जाता है ना, ऑयली होने से वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। एक कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर होता है, लाइट आई और सेम तरीके से बाउंस बैक हो गई। देखिए यहां पर बीम ऑफ लाइट 3 रेज आ रही हैं और तीनों रेज एक साथ वापस सेम एंगल पे बैक हो रही है। लेकिन इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात की जाए तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, क्योंकि हमारी सरफेस थोड़ी सी रफ है, तो रफ सरफेस होने की वजह से इंसिडेंट रे आ तो ठीक रही है लेकिन जा अलग अलग डायरेक्शन में रही है, आ तो ठीक रही है लेकिन जा अलग अलग डायरेक्शन में रही है। अब होता क्या है, जब कभी रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पर होता है तो सारी की सारी लाइट रेज आई, सेम एंगल से बाउंस बैक करी और सेम पॉइंट पर चली गई। मान लीजिए वो पॉइंट आपकी आईज है, तो आपकी आईज में यहां से आने वाला, अगर स्मूथ रिफ्लेक्शन की बात करी जाए तो 3 रेज टकरा रही हैं और तीनों की तीनों आपकी आईज में आ रही हैं। तो आपकी आईज में कितनी रेज आई, 3 रेज आई। लेकिन अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो यहां 3 रेज टकरा रही हैं, लेकिन हो सकता है इनमें से कोई एक आधी रे आपकी आंखों में आएगी। तो आपकी आंखों में ज्यादा रेज कब आई, ज्यादा लाइट कब पड़ी, जब स्मूथ हुआ या रफ हुआ, तो ऑफ कोर्स जब स्मूथ रिफ्लेक्शन हुआ। इसीलिए जब रिफ्लेक्शन स्मूथ होता है, सरफेस पॉलिश्ड होता है, ऑयली कह सकते हो आप उसको, जैसे हमें शरीर पे की बात करें या मिरर की बात करें, वो जितना ज्यादा पॉलिश्ड होता है उतना स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है और उतना हमारी आंखों में रेज ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए वो शाइन भी ज्यादा करता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज थ्रू अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। As the beam of light after striking the smooth surface did not diffuse, अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जा रही है, ऐसे ही आई और ऐसे ही चली गई। लेकिन अगर इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो व्हेन अ पैरेलल लाइट रेज फॉल ऑन अ रफ सरफेस, द लाइट रेज ट्रेवल और रिफ्लेक्ट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वो कहीं भी चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारे पास सिर्फ एक आधी रे आएगी तो हमें लगेगा कोई चीज ब्लर्ड है या उतनी शाइनी नहीं है, डल है। तो समथिंग इज डल बिकॉज द सरफेस मे बी द रफ एंड समथिंग इज शाइनी बिकॉज द सरफेस मे बी द स्मूथ। तो आज के बाद आप बता पाएंगे कोई चीज ज्यादा क्यों चमक रही है, कोई चीज कम क्यों चमक रही है, कहीं से रोशनी ज्यादा क्यों आ रही है और कहीं से रोशनी कम क्यों आ रही है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर आते हैं। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें हमें अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करनी है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इमेज की। सबसे पहले समझते हैं इमेज क्या होती है। जब कभी लाइट रे किसी भी चीज को टकराती है और टकराने के बाद उसकी रेज आपस में कहीं जाकर मिलती हैं, तो वहां पर हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन। यानी कि आप मुझे देख पा रहे हैं, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं सिर्फ, यानी कि एक अकेला कारण ये नहीं है। कारण क्या है कि मुझसे लाइट रेज टकरा रही हैं और टकराकर वो आपकी आंखों में कहीं पर आकर मीट हो रही हैं। तो जब तक लाइट रेज टकराकर मीट नहीं होंगी, इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज क्या है, इमेज इज द hypothetical thing which is formed due to the formation of the rays, reflection of the rays and then them meet them at some place in the space। हवा में कहीं पर भी वो बनेंगी और उससे इमेज बनेगी। अब समझते हैं कैसे कैसे बनेंगी, लेकिन उससे पहले इमेज भी दो तरह की होती है। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में, इमेज कैसे कैसे दो तरह की होती हैं और क्या क्या होती है।
अगर हम आम जीवन की बात करें तो आम जीवन में भी किसी भी व्यक्ति की दो इमेजें आपके सामने हो सकती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने किसी एक्स वाई पर्सन का नाम सुना और हमने कहा कि वो बड़ा ही स्मार्ट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही गुड लुकिंग है और बहुत ही पोलाइट है और बहुत ही ट्रूथफुल है। मैंने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई। अब आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन गई होगी कि अच्छा वो ऐसा सा है तो कोई फिल्म का हीरो जैसा दिखता होगा और बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, ट्रूथफुल है, तो बड़ा नेक आदमी होगा। आपने उसकी एक इमेज बना दी। अब जब उस इंसान को आपने देखा, चलिए मैं आपको एग्जांपल ही बता देता हूं, मैं हालांकि रेसिस्ट नहीं होना चाह रहा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि कोई फिल्म का हीरो है, इंडिया में हीरो थोड़े गोरे ज्यादा होते हैं, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बट दिस इज नॉट गुड थिंग टू से, स्टिल आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि एक बड़ा सुंदर सा गोरा सा लड़का है और लंबी हाइट है और बहुत अच्छे से हंसता है, प्यार से बात करता है, तो आपके दिमाग में शाहरुख खान आ रहा होगा, आपके दिमाग में कोई रणवीर कपूर आ रहा होगा या कोई भी अच्छा सा हीरो आ रहा होगा। मैंने कहा यार एक बड़ा लंबा सा आदमी है, बड़ा काला सा दिखता है और बहुत बड़ी हेल्दी सी बॉडी है, हाथ में एक फट्टा सा लेके घूमता है, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? क्रिस गेल आ रहा होगा, है ना? वो लंबा सा है, थोड़ा सा नीगर टाइप है, तो वहां पर उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया, तो आपने एक इमेज बनाई। हीरो की इमेज शाहरुख खान जैसी, विलन की इमेज अमरीश पुरी जैसी, है ना? हमारे दिमाग में इमेज बन गई। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। Why it is called वर्चुअल? क्योंकि ये सच में नहीं है। शाहरुख खान सच में ऐसा नहीं है, हीरो नहीं है, या अमरीश पुरी बेचारा हमेशा विलन नहीं है। अगर आप उसे रियल लाइफ में मिलोगे तो विलन नहीं है। हो सकता है वो आपसे ज्यादा पोलाइटली बात करे, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट हो सकता है ना करे। तो फिर रियल इमेज क्या हुई? एक और इमेज हुई, वो रियल इमेज हुई। वो तब होती है जब आप उसको साफ साफ सामने देख पाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ लाइट में भी दो तरह की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज एंड कौन सी इमेज? रियल इमेज। अब बात करते हैं इन दोनों में कि क्या क्या फर्क है लाइट के केस में, वर्चुअल और रियल इमेज में। मान लीजिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप एक मिरर के सामने खड़े हैं। अब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप जो अपनी इमेज देख रहे हैं वो वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। क्यों है? वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? आइए इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप जो कि एक बॉय है, उसको हमने एक एरो से डिनोट करा और सामने हमने क्या करा, उसका जो एरो का हेड है वो मान लीजिए आपका हेड है, ये मान लिया। इसके सामने हमने एक प्लेन मिरर रखा। प्लेन मिरर याद रखिएगा, इसकी पॉलिश साइड वहां रखनी है जहां रिफ्लेक्शन नहीं करवाना है, जहां शाइनी साइड है वहां से आप अपने आप को देख पाएंगे। तो इस तरीके से प्लेन मिरर को एडजस्ट करना है। अब इस प्लेन मिरर से आप अपनी इमेज देख पा रहे हैं, तो आप मान के चल रहे हैं कि इमेज कहीं पीछे बन रही होगी, एंड दैट्स व्हाई दैट इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्यों? यहां से दो लाइट रेज निकली, कम से कम दो लाइट रेज निकलेंगी तभी तो मीट होंगी ना, तो हमें दो लाइट रेज निकालनी है। हमने जो पहली लाइट रे निकाली वो बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्शन होकर इस तरीके से चली गई। हमने नॉर्मल खींचा, बीच में हाइपोथेटिकल एंगल आई एंगल आर के बराबर कर दिया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे इधर चली गई, थोड़ा सा डाइवर्ज हो गई, दूसरी साइड चली गई। फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये जो दूसरी रे यहां आ रही है इसको रिफ्लेक्ट बैक करा, तो ये सीधी बाहर निकल गई। क्यों? क्योंकि एंगल आई जीरो है, इस केस में परपेंडिकुलर ही हो गया ना, एंगल आई जीरो है। अब करना क्या था, क्योंकि ये दो रेज आगे तो कहीं मीट करेंगी नहीं, तो हमने क्या करा, इनको पीछे इमेज को मीट करवाने के लिए, इन रेज को पीछे मीट करवाने के लिए सोचा कि हाइपोथेटिकली हम पीछे मीट करवा देते हैं। ये मीट हो नहीं रही पर हम पीछे मीट करवा रहे हैं। ये आगे जाकर भी मीट कहीं नहीं होंगी, तो हमें पीछे इनको खींचना पड़ा, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ा और वहां यहां पे मीट कराई। अब इस पॉइंट पे जहां पर हमने इन्हें मीट करवाया, ये पॉइंट वर्चुअल पॉइंट है, ये हकीकत में नहीं हो रहा है, ये हाइपोथेटिकल पॉइंट है। हकीकत में तो लाइट रे एक ऐसे निकल गई और एक ऊपर की तरफ ऐसे चली गई, ऊपर वाली को पीछे खींचा यहां आ गई, इधर को इसको इधर खींचा यहां आ गई, और यहां आपकी जो इमेज बनी ये इमेज कहलाएगी वर्चुअल इमेज। तो यहां पर सच में रियल, सच में नहीं मिल रही है लाइट रेज, हम सिर्फ कह रहे हैं मिल रही है। सो इमेज विच अपीयर्स टू बी फॉर्म समवेयर बिहाइंड द मिरर बिकॉज इट अपीयर्स दैट द लाइट रेज विल मीट व्हेन दे एक्सटेंडेड बैकवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। हो नहीं रहा है, हम मान के चल रहे हैं वो हीरो होगा, वो विलेन होगा, ऐसे हम यहां मान के चल रहे हैं वो वर्चुअल इमेज है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज की बात करते हैं। अब रियल इमेज कैसे बनेगी? मान लीजिए अब आपके पास एक मिरर है जो कि कॉनकेव मिरर कहलाता है, हालांकि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है, पर थोड़ा सा कर्वी मिरर है। आप ये मान लीजिए कि मिरर जो हमारा है वो कैसा है, वो कर्व है। इससे भी हमने दो लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करवाई और वो यहीं पर आगे ही कहीं जाकर क्या हो गई, मीट हो गई। इस तरीके से देखिए मीट हो रही है ना, ये दो लाइट रेज यहीं पर मीट हो गई। हमें इन्हें पीछे खींचना नहीं पड़ा जबरदस्ती, हमें जबरदस्ती बताना नहीं पड़ा क्या हो रहा है।
तो ये क्या हो रही है, ये यहीं पर मीट हो रही है। बात समझ में आ रही है ना आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब यहीं पर मीट हो रही है तो क्या हुआ, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले वो हमें पीछे खिंचवानी पड़ रही थी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो यहां पर ये यहीं पर मीट हो रही है। और जब ये यहीं पर मीट हो रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज भी यही बन जाएगा रिफ्लेक्टेड रेज से। और ये क्या हो रही है, कन्वर्ज, यानी कि आपस में मिल रही है। वो तो डाइवर्ज हो रही थी, ये क्या हो रही है, मिल रही है। तो हमारी जो इमेज है वो यहीं पर बनेगी। और जब इमेज इन दो लाइट रेज से जो रिफ्लेक्ट हुई और यहीं पर बनी, तब ये वाली इमेज कहलाती है रियल इमेज, क्योंकि सच में हो रही है, सच में लाइट रेज मिल रही हैं। वहां पर हमें खींचना पड़ रहा था, यहां सच में मिल रही हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज रियल इमेज। तो बच्चों दो तरह की इमेज हुई, कॉनकेव मिरर से बनने वाली रियल इमेज जहां सच में लाइट रेज मिल रही है, और प्लेन मिरर से बनने वाली वर्चुअल इमेज जहां सच में लाइट रेज नहीं मिल रही थी, हमने पीछे से खींची थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें वर्चुअल में लाइट रेज अपीयर्स टू मीट और यहां पर लाइट रेज रियली मीट, सच में मिल गए, हम सामने खड़े हुए हैं, उससे व्यक्ति से मिले, शाहरुख खान से मिले, अमरीश पुरी से मिले, तब हम बताएंगे भाई वो कैसे हैं, समझे। तो रियल और वर्चुअल इमेज आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इस टॉपिक को आपने ठीक से समझा होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आने हैं। डिफरेंसेस की बात डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी हमारा बहुत जरूरी है। तो पहली बात, रियल इमेज की बात करें, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना, जो लाइट रेज है वो सच में मिल रही है, तो क्या कहलाया, रियल इमेज। और अगर हमने क्या करा, उसको पीछे से उसको एक्सटेंड करा और अपीयर्स टू मीट, ठीक है यार, कहीं जाके मिला दो, बस कहीं जाके मिला दो, कुछ बता दो कि गौरव सर ऐसे थे, आपने एक इमेज बना ली, है ना, तो वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आप जो टीवी पर चीज देख रहे हैं, आप जो सिनेमा हॉल में मूवीज देखते हैं, या आप किसी भी चीज की फोटो देखते हैं, वो सारी की सारी इमेज कैसी होंगी, रियल इमेज, क्योंकि सच में मिलेंगी तभी वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होंगी, वरना स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके शीशे में कोई इमेज बनी, आपके मिरर में कोई इमेज बनी जो कि वर्चुअल इमेज है। अब उस इमेज को आप किसी दीवार पर या किसी पर्दे पर ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जबकि आपके घर में मान लीजिए कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटर रखा हुआ है या फिर कोई प्रोजेक्टर रखा हुआ है, उस प्रोजेक्टर से जो रेज आ रही हैं वो आपकी दीवार पे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी और आपको इमेज वहां पर दीवार पर स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो वो रियल इमेज हुई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी कि अगर आपकी इमेज बन रही है, आप सीधे खड़े हैं, तो इमेज उल्टी, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, एरो हेड नीचे आ जाएगा, जैसा मैं अभी पीछे देखा था। जबकि रियल वर्चुअल इमेज की बात करें तो इट इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, सीधा है तो इमेज भी सीधी होगी। मान लीजिए मेरे पास जो दोनों हाथों को मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, तो ये बीच में मिरर है, तो ये भी इरेक्ट है, ये भी इरेक्ट है। लेकिन अगर बीच में कॉनकेव मिरर आ जाएगा तो इमेज उल्टी बन जाएगी, समझ रहे बात को, इमेज इस तरीके से उल्टी बन जाएगी। इट इज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के आगे ही बन रही थी, और वर्चुअल इमेज में हमने क्या देखा था कि वो मिरर के पीछे बन रही थी। तो कोई मिरर रियल इमेज बनाएगा, कोई मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर दोनों बना सकता है, रियल भी वर्चुअल भी, लेकिन प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना ले, अभी फिलहाल हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। आई होप आपको रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसको आप अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करोगे तो भी बहुत मजा आने वाला है। अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम बाय ओनली प्लेन मिरर। हमने इमेज पढ़ लिया वर्चुअल है, प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है, पर बनती कैसे है, हालांकि मैंने आपको रे डायग्राम भी दिखाया, लेकिन डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि इमेज कैसे बनती है, किससे, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन आपस में बहुत जरूरी है, कहां कहां ऑब्जेक्ट है, कैसे कैसे इमेज बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या इमेज भी मूव करेगी, और मूव करेगी तो कैसे मूव करेगी, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आइए इसको जानते हैं, समझते हैं कैसे प्लेन मिरर से इमेज बन सकती है। बच्चों मान लीजिए यहां पर हमने एक लाइन खींची, इसको हमने प्लेन मिरर बोला, और हमने जैसे पहले बॉय को हेड माना था ना, एरो को एक ऑब्जेक्ट मान लिया था, ऐसे हमने यहां पर भी इसको ऑब्जेक्ट को एक ऐसे ही एरो को ऑब्जेक्ट मान लिया। हमने मिरर को पॉलिश भी कर दिया यहां पर रे डायग्राम बनाने के लिए, और हमने इस लाइन को बोला प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर कौन खड़ा है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर मान लो यहां पर जो हमने लाइन खींची यहीं पर मिरर होता तो इसकी इमेज पीछे बननी है, ये बात हमें पता है, पर कैसे बननी है, वो कैसे काम करेगी, इसको हमें समझना है, इसकी रे डायग्राम हमें समझना है कैसे कैसे ये काम करेगी। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं
कि क्या करना है हमें हमें यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक इंसिडेंट रे निकालनी है जो कि कहां तक जाएगी, जो कि सीधा प्लेन मिरर तक जाएगी। तो हम एक इंसिडेंट रे बनाएंगे जो कि सीधा प्लेन मिरर तक जाएगी। हमें कम से कम 2 रे बनानी है, याद रखिएगा। तो एक रे मान लीजिए मैं पैरेलल बना देता हूं, एक रे मैं बिल्कुल सीधी बना देता हूं इस तरीके से, और दूसरी रे मैं कहीं पर मिरर पे कहीं और से टकरा देता हूं। जब पहली रे मैंने बनाई तो वो बाउंस बैक बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो गई। अब जब दूसरी रे बनाऊंगा तो वो किसी अलग डायरेक्शन में बाउंस बैक होगी, यानी कि मान लीजिए ये रे बनाई, इसको हमने पीछे बाउंस बैक कर दिया। अब जो पीछे रे यहां पर बनी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं, डाइवर्ज हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें हमें पीछे मिलाना पड़ेगा। ये पीछे किसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी, यहां तो ये मिल नहीं सकती ना, ये कहां मिलेंगी, ये पीछे किसी पॉइंट पर आकर मिलेंगी। अब जब ये पीछे किसी पॉइंट पर आके मिलेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर्टिफिशियली इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ऐसी आर्टिफिशियली दूसरी वाली रे को भी पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जब हमने इन रे को आपस में आर्टिफिशियली पीछे एक्सटेंड करा तो हमें एक पॉइंट नजर आया जहां पर ये आपस में मीट कर रही है, जहां पर ये क्या कर रही है, आपस में मीट कर रही है। और इसी पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, इसी पॉइंट पर हम अपना इमेज फॉर्मेशन करेंगे जो कि वर्चुअल होने वाला है। ऑफ कोर्स हमने अभी पढ़ा कि जब हम जबरदस्ती पीछे खींचकर इमेज बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो क्या कहलाएगी, ये इमेज कहलाएगी बच्चों वर्चुअल इमेज। तो ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर द्वारा इस तरीके से वर्चुअल इमेज बनाई जाती है। आपको पता है वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है सीधा वैसी इमेज भी सीधी होगी, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम पॉइंट पर होगा। दे हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो ऑब्जेक्ट से इमेज का, सॉरी मिरर का, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस बराबर होगा। समझे, एंगल आई